हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 4 फॉर OICL असिस्टेंट, NIACL AO एंड LICAAO मेंस के लिए। सो अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने ऐड कर दिया है आई बटन पे। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की PDF के लिए आप हमारा पिन कमेंट चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, दैट इज IARC के नए MD एंड CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है अभिषेक महेश्वरी। ठीक है, क्या नाम है इनका? अभिषेक महेश्वरी। और इस पोजीशन पे आने से पहले इन्होंने एज अ पार्टनर काम किया है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ। ठीक है, इसके अलावा ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रहे हैं एनकोर ARC के। ठीक है, अब IARC की बात करें, इसे स्टैब्लिश किया गया था 2002 में अंडर दी सरफेसी एक्ट 2002 एंड इसके करंट चेयरमैन है प्रवीण कांतले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करते हैं। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन अ MSP for 6 key rabi crops for 2025-2026 season. Which crop received the highest absolute increase in MSP of 600 per quintal? तो कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इन्होंने अप्रूवल दिया है और 6 राबी क्रॉप्स जो हैं उनके MSPs इंक्रीज किए गए हैं फॉर 2025-2026 सीजन। एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा जो MSP हाइक हुआ है या इंक्रीज हुआ है वो हुआ है आपका सैफ फ्लावर के लिए। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो। सैफ्रॉन बेसिकली जो होता है उसके फ्लावर की तरह ये आपका लगता है, इसलिए इसका नाम सैफ फ्लावर जो है इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रीवियस सीजन की तो ये आपका 5940 पर क्विंटल था। ठीक है, अभी का जो नया सीजन है उसके लिए ये 6540 पर क्विंटल का यहाँ पे मेंशन किया गया है MSP। ठीक है, नाउ बाकी अगर हम क्रॉप की बात करें, वीट के लिए आपका जो है 2585 रखा गया है, बार्ले के लिए 2150, ग्राम के लिए 5875, देन लेंटिन जो है इसके लिए 7000। नेक्स्ट आता है आपका रैपसीड। ठीक है, रैपसीड एंड मस्टर्ड के लिए इट इज 6200 एंड सैप फ्लावर के लिए अभी हमने डिस्कस किया इट इज 6540। ठीक है, सबसे ज्यादा हाइक हमें सैप फ्लावर में दिखा है एंड बाकी के जो आपके हाइक हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। रिसेंटली कैबिनेट जो है यूनियन कैबिनेट इन्होंने अप्रूव किया है 6 ईयर प्रोग्राम जिसका नाम है मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन पल्स प्रोडक्शन, कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें पल्सेस का। ठीक है, इसके लिए आउटले दिया गया है 11,440 करोड़ का और हमारा टारगेट है 2031 का। ठीक है, क्या टारगेट है कि हमें पल्सेस प्रोडक्शन जो है उनको इंक्रीज करना है 24.2 मिलियन टन से 35 मिलियन टन। देन हमें कल्टीवेशन एरिया एक्सपैंड करना है 310 लाख हेक्टेयर तक। देन हमें जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करनी है। ठीक है, आपका टू दी 1130 kg पर हेक्टेयर ईल्ड जो है वो हमें इंक्रीज करनी है। ठीक है, ये हमारे टारगेट्स हैं। इसके अलावा मेजर इनिशिएटिव्स अंडर दिस मिशन आर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें स्टैब्लिश करना है 1000 न्यू प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स। साथ में ही हमें मैक्सिमम सब्सिडी जो है ऑफ 25 लाख फॉर ईच यूनिट ये हमें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसके अलावा सीड डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 126 लाख क्विंटल ऑफ सर्टिफाइड सीड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फार्मर्स को, कवरिंग 370 लाख हेक्टेयर्स बाय 2030-2031। ठीक है, एंड 88 लाख सीड किट्स जो हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी फार्मर्स। ठीक है, एम क्या है कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है पल्स प्रोडक्शन में। इस चीज के लिए सरकार ये सब चीजें कर रही है। ठीक है, this aims to expand pulses cultivation by 35 lakh hectare focusing on rice fallow and diversifiable lands. Okay, इसके अलावा रिसर्च एंड ट्रायल्स जो हैं कंडक्ट किए जाएंगे। मल्टी लोकेशन ट्रायल्स आपके होंगे इन मेजर पल्सेस ग्रोइंग स्टेट्स इंश्योर करने के लिए रीजनल एडेप्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस को। ठीक है, इसके अलावा 5 ईयर रोलिंग सीड प्रोडक्शन प्लान जो है वो भी आपका यहाँ पे रहेगा। इस मिशन के तहत स्टेट्स जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे 5 ईयर रोलिंग सीड प्रोडक्शन प्लान को। ठीक है, अंडर विद द ब्रीडर सीड प्रोडक्शन मॉनिटर्ड बाय
ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको मॉनिटर करेगा, ब्रीडर सीड प्रोडक्शन मॉनिटर करेगा ये, ठीक है। देन इसके अलावा सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज जो हैं वो हैंडल करेंगे फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन को, एंड ट्रैक करेंगे, जो ट्रैकिंग है वो भी यहाँ पे की जाएगी साथी पोर्टल के हेल्प से, ठीक है। सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल जो है इसकी मदद से आपकी ट्रैकिंग भी यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया था अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? न्यू दिल्ली में, टू मार्क द 5 ईयर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द इवेंट लेटर ऑफ इंटेंट्स फॉर presented to the 4 foreign universities to set up campuses in India। तो 4 आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे दिया गया था ताकि वो अपना कैंपस इंडिया में सेटअप कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेशन इनिशिएटिव्स यहाँ पे जो है आपके लॉन्च किए गए थे, जैसे तारा ऐप, माई करियर एडवाइज़र, भाषा सागर, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी जो है इनॉग्रेट की गई थी अंडर द बजट ऑफ 10,000 करोड़, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है बताना है। तो पहला स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका, पहला और दूसरा जो है ये करेक्ट है। थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि जो बजट आपका है एजुकेशन इनिशिएटिव्स को लॉन्च कर जहाँ जो यहाँ पे किए गए थे उसके लिए बजट आपका है 4,000 करोड़ का, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 एंड सेकेंड आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला कि 4 यूनिवर्सिटीज़ को लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, देन विक्टोरिया यूनिवर्सिटी फ्रॉम अगेन ऑस्ट्रेलिया, देन ला ट्रोब यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल फ्रॉम यूके। तो लेटर ऑफ इंटेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे प्रेजेंट किए गए थे, ठीक है। नाउ अब अदर चीज़ की यहाँ पे बात करते हैं, जैसे न्यू रीजनल ऑफिस बिल्डिंग जो है CBSE की, वो इनॉग्रेट की गई थी आपके पटना बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट है 9 न्यू कैंपसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आपकी इनॉग्रेट की गई थी नवोदय विद्यालय समिति की। देन फाउंडेशन स्टोन रखा गया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का एट दी NCERT हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ठीक है। देन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 75 हॉस्टल्स का अक्रॉस 8 स्टेट्स, ठीक है, विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 187.35 करोड़। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है इसके तहत फाउंडेशन स्टोन रखा गया है 309 हॉस्टल का अक्रॉस 12 स्टेट्स, और इसके लिए आपका आउटले है 1,190.34 करोड़ का। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं 4,000 करोड़ के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए थे, जिसमें से तारा ऐप पोर्टल एक है। ये जो आपका ऐप है इसका फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी असिस्टेड रीडिंग असेसमेंट। तो यहाँ पे जो 3rd से 8th क्लास के बच्चे होंगे उनके लिए ये जो सिस्टम है, ये असेसमेंट जो है वो लगाया जाएगा, और ये बेसिकली चेक करेगा और इम्प्रूव करेगा स्टूडेंट्स की रीडिंग फ्लुएंसी को। जैसे आपका 1 मिनट में बच्चा, मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि 1 मिनट में बच्चा कितने वर्ड्स बोल पा रहा है, उसमें से कितने उसने मिसप्रोनाउंस किए हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है, मेजर की जाएगी। नेक्स्ट है माई करियर एडवाइजर ऐप यहाँ पे लॉन्च की गई थी, विच इज़ लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी along with the Wadhwani Foundation and PASIF, which is a unit of NCERT, ओके। इसका मेन एम क्या है कि हमें एम्पावर करना है बच्चों को टू मेक इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-2026। तो यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग सिस्टम ये आपका है स्कूल्स के लिए, जिसमें 60 इंडिकेटर्स रखे गए हैं, और इनको 6 कैटेगरीज में आपका जो है विभाजित किया गया है, जिसमें वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉशिंग, ये सब चीज़ें जो है ऐड की गई हैं, ठीक है। इसे डेवलप किया गया है NCERT, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एंड यूनिसेफ के कोलैबोरेशन से। फाइन। नेक्स्ट आता है वेब बेस्ड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पोर्टल जो है वो यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया था, एंड इट इज़ लॉन्च बाय द नेशनल टेस्टिंग सर्विस इंडिया,
ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स जो है ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो प्रोवाइड किए जाएंगे 22 इंडियन लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट आता है एआई अप्रेंटिसशिप अंडर द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है। इसका मेन एम है कि हमें एनहांस करना है स्टूडेंट का नॉलेज एंड स्किल्स को इन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, BFSI, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में। और इसके तहत यहाँ पे पर मंथ जो ग्रेजुएट्स हैं उनको पर मंथ 9,000 का स्टाइफन मिलेगा, जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 8,000 का। ठीक है। और इसके लिए बजट कितना रिलीज किया गया है आपका? इट इज़ 500 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाषा सागर ऐप। ये जो ऐप है इसका मेन एम क्या है कि हम किसी भी भाषा को बेसिकली डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी भाषा में। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैंने हिंदी में कुछ बोला और वो पंजाबी में आपका जो है कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। मतलब यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। अब इसमें क्या फीचर्स हैं? 18 कॉन्वर्जेशन कोर्सेज यहाँ पे आपके अवेलेबल कराए गए हैं, 24 वोकैबुलरी कोर्सेज हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी ऑफ संस्कृत। इसे स्टैब्लिश किया गया है डेक्कन कॉलेज में एंड इसको जो है किसके कोलैबोरेशन से सेटअप किया गया है? सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी प्लस संस्कृत डिक्शनरी प्रोजेक्ट फ्रॉम पुणे। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कोशाश्री पोर्टल। अब ये जो आपका पोर्टल है इसमें 35 वॉल्यूम्स जो है संस्कृत डिक्शनरी के वो आपके डिजिटाइज किए गए हैं, डिजिटल उनको किया गया है, जिसमें 15 लाख वर्ड्स हैं, 1 करोड़ रेफरेंस हैं एंड 1500 एंशिएंट टेक्स्ट हैं। इट इज फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द PM श्री स्कीम। ओके। एंड डेवलप किसने किया है? CDEC पुणे द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कैंपसेस जो हैं वो आपके जो है इनॉग्रेट किए गए थे। जैसे IIT बॉम्बे में हॉस्टल प्लस देसाई सेठी स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है इनॉग्रेट किया गया था। ऐसे ही आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फ्रॉम इन द आंध्र प्रदेश इट वाज इनॉग्रेटेड। देन CU फ्रॉम जम्मू एंड CU इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है इनकी बिल्डिंग्स को इनॉग्रेट किया गया था। ऐसे ही आपका NIT रायपुर जो है यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है न्यू एज करिकुलम की यहाँ पे बात की गई है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग आपकी होनी चाहिए बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। जैसे सिंपल बीटेक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एकेडमिक की बात करें तो बीटेक ऑनर्स यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको। बीटेक के साथ आप बीटेक विद माइनर कर सकते हो, बीटेक विद सेकेंड मेजर कर सकते हो, बीटेक प्लस MTech आप इंटीग्रेटेड वाला कोर्स भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है वाइब। इट इज एंगेज वाइब एंगेज एंजॉय एनलाइटन। ये AI पावर्ड कंटिन्यूस एक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसे डेवलप किया है एजुकेशन डिजाइन लैब ऑफ IIT रोपर। ठीक है। Now next up question है which country has been selected to host the 8th edition of a Commonwealth Youth Game in 2027? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसको बेसिकली सेलेक्ट किया गया है कि वो होस्ट करेगी 8वां एडिशन कॉमनवेल्थ यूथ गेम का जो आपका 2027 में होना है एंड दिस अनाउंसमेंट वाज डन बाय द कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। तो आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज माल्टा होस्ट करेगा आपका 2027 का कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। ठीक है। अब यहाँ पे 8 आपके स्पोर्ट्स होंगे, एथलेटिक्स एंड पैरा एथलेटिक्स, स्विमिंग एंड पैरा स्विमिंग, नेटबॉल, स्क्वैश, ट्रायथलॉन, वेट लिफ्टिंग एंड 2 W स्पोर्ट्स यहाँ पे आपके हैं सेलिंग एंड वाटर पोलो। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पावर प्लांट इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। तो इनमें से कौन सी जगह है, कौन सी सिटी है जहां पे आपका इंडिया का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है? तो इसे इनॉग्रेट किया गया है आपका गुजरात के कांदला में। ठीक है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांदला गुजरात में इसको आपका इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है लार्सन एंड टर्बो द्वारा एंड एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर बात करें इस प्लांट की तो ये 140 मेट्रिक टन रहेगी आपकी। ओके। नाउ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की भी बात कर लेते हैं। इसे लॉन्च किया गया था आपका 2023 में, जनवरी 2023 में, और फाइनेंशियल आउटले इसका कितना है 19,744 करोड़। प्रोडक्शन टारगेट की बात करें तो ये आपका सेट किया गया है 5 मिलियन मेट्रिक टन बाय दी 2030। ठीक है।
Now next is, which company in collaboration with HDFC Pension Management Company Limited launched the National Pension System Platform Worker Model under the supervision of PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है लॉन्च करने के लिए एनपीएस प्लेटफॉर्म वर्कर मॉडल को अंडर द PFRDA, अंडर द सुपरविजन ऑफ PFRDA? सो इट इज योर जोमैटो। ठीक है, जोमैटो ने यहाँ पे ये कोलैबोरेशन की है। नाउ अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोलैबोरेशन करने का, कि ये प्रोवाइड करे स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर द गिग बेस्ड डिलीवरी पार्टनर्स एंड इंटीग्रेट करें उनको इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, इसके लिए ये यूज करेंगे केवाईसी या केवाईसी फॉर स्मूथ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड ओवर 30,000 डिलीवरी पार्टनर्स जो हैं इन्होंने जनरेट किया है आपका PRANAs विद इन अ फर्स्ट 72 आवर्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जोमेटो का टारगेट क्या है, इसका एम है कि इन्हें ऑनबोर्ड करने हैं मोर देन 1 लाख पार्टनर्स बाय दिसंबर 2025। ठीक है, now next is, which of the following entities was fined rupees 31.80 lakh by Reserve Bank of India for failing to return credit balances to certain card holders फ्रॉम रिफंड और फेल्ड ट्रांजेक्शन? तो इनमें से कौन सी आपकी एंटिटी है जिसपे 31.80 लाख का फाइन लगाया गया है आरबीआई द्वारा? तो इट इज अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, इट इज अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन जिन पे फाइन लगा है। इसके अलावा आरबीआई ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उन पे भी पेनल्टी लगाई है 4.2 लाख की। ओके, Now next question है, in October 2025 RBI granted self-regulatory organization that is SRO status to which of the following organization? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिसेंटली SRO स्टेटस दिया गया है आरबीआई द्वारा? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इट इज फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसको एसआरओ का स्टेटस दिया है आरबीआई ने। अब एसआरओ के लिए अगर एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपको स्टैटिक वाला, कि एसआरओ के लिए अगर कोई एंटिटी इंटरेस्टेड है एसआरओ स्टेटस के लिए तो उसको कितना मिनिमम नेटवर्थ चाहिए होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं आंसर भी बता देती हूँ। आंसर आपका है ₹2 करोड़। ठीक है, नाउ यहाँ पे FIDC की अगर हम बात करें तो इसके सीईओ अपॉइंट किए गए हैं रमन अग्रवाल। ठीक है, एंड FIDC जो है ये रिप्रेजेंट करता है नियरली 400 NBFCs को। ठीक है, नाउ इसके अलावा अदर एसआरओज कौन कौन से हैं? साधन है आपका, माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क है एमफिन, देन आपका फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट फेस जो है। ठीक है, ये सारे आपके एसआरओ स्टेटस इनको मिला हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉप द सेकेंड एडिशन ऑफ अ फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन द बिजनेस लिस्ट रिलीज बाय द फॉर्च्यून? तो फॉर्च्यून ने रिसेंटली आपके लिस्ट जारी की है फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल के नाम से इन बिजनेस। ठीक है, और इसे टॉप किया है जेनसन हुआंग जो है उनके द्वारा इसको टॉप किया गया है, जो सीईओ एंड प्रेसिडेंट है निविडिया की। ठीक है, यहाँ पे टॉप 5 पर्सनालिटी के नाम आप देख सकते हैं। जेनसन हुआंग अभी हमने पढ़ा इनके बारे में। सेकंड नंबर पे थे सत्य नाडेला, थर्ड पे मार्क जुकरबर्ग, फोर्थ पे एलन मस्क एंड फिफ्थ पे आपके हैं वैंग चुआनफू। ओके, नाउ इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया से मुकेश अंबानी जी 56 रैंक पे थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, और गौतम अदानी जी 96 नंबर पे थे। ठीक है, इसके अलावा 6 नंबर पे थे आपके सुंदर पिचाई, देन रेन जेगफी, सैम अल्टमन, जेमी डिमन 9th नंबर पे, मेरी बारा 10th नंबर पे। ठीक है, ऐसे ही जूलियस स्वीट, जेन फ्रासेर, एंडी जेसी, लीसा सू एंड टिम कॉक ये आपके 15th रैंकिंग पे थे। ठीक है, इसके अलावा इंडियन ओरिजिन के पर्सन्स जो इस लिस्ट में शामिल थे, जैसे नील मोहन जो सीईओ है यूट्यूब के, इनकी 83rd रैंक थी। ठीक है, 83 नंबर पे ये थे, और 62 नंबर पे डॉक्टर रेशमा केवाल रमानी जो है ये 62 नंबर पे थे, जो प्रेसिडेंट सीईओ हैं वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स के। फाइन, Now next question है, IDFC First Bank partnered with which remittance provider to launch Remit First to India, a digital platform for NRIs to send money to India? तो recently IDFC Bank ने पार्टनरशिप किया है साइनेक्स के साथ।
ठीक है, ये पार्टनरशिप हुई है साइनेक्स के साथ, ताकि जो एनआरआईज हैं वो इंडिया में आराम से पैसा भेज सके और उस पर कोई टैक्स भी यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, क्विकली ये पैसा और सिक्योरली ये पैसा जो है भेजा जा सके इंडिया में। ठीक है, साइनेक्स आपकी एक रेमिटेंस प्रोवाइडर है विच इज लाइसेंस्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, who recently assumed charge as a director of विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के आपके नए डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है ए राजा रंजन। ठीक है, ए राजा रंजन को नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। एंड इस पोजीशन से पहले ये आपके डायरेक्टर थे सतीश धवन स्पेस सेंटर में। ओके, ए राजा रंजन जो है इन्होंने सक्सीड किया है एस यूनि कृष्णन नायर को। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सतीश धवन स्पेस सेंटर में ये आपके फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं, तो इनकी जगह ली है आपके पद्मा कुमार ईएस ने। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री विल को होस्ट द इनॉग्रल वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड 2025। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो को होस्ट कर रही है इनॉग्रल एडिशन ऑफ वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड 2025? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इंडिया और श्रीलंका मिलके इसे को होस्ट कर रहे हैं और नवंबर में ये आपका जो है कंडक्ट किया जाएगा। 11 से 23 नवंबर तक ये चलेगा। और ऑर्गेनाइजर इनमें कौन है? क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया एंड श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इसको आपके ऑर्गेनाइज कर रही हैं। वेन्यूज की बात करें तो 2 वेन्यू आपके इंडिया में है, न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु। कोलंबो आपका श्रीलंका में रहेगा। ठीक है, ये 3 वेन्यू यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा कौन कौन सी टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी? सो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड यूएसए जो है वो इसे आपका यहाँ पे ये टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द RBI's 57th एंड 4th बाई-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर 2026। तो रिसेंटली आपकी जो है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी बाई-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ चेंजेस आपके किए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका है, RBI ने रिटेन किया है रेपो रेट 5.5% पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, RBI ने रिवाइज किया है इंडिया का GDP ग्रोथ फॉरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 6.8%। देन इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि जो CPI इंडेक्स है आपका, ठीक है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, CPI इन्फ्लेशन जो है आपकी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ये प्रोजेक्ट की गई है 2.6% विद Q2 एट 1.8%, Q3 के लिए 1.8% एंड Q4 के लिए 4.0%। राइट, तो ये 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 दे ऑल आर करेक्ट। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। राइट, यहाँ पे RBI ने पहले जो इंडिया के GDP ग्रोथ फॉरकास्ट दी थी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए वो 6.5% दी थी। अब इसको इंक्रीज करके 6.8% यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। इसके अलावा अगर हम क्वार्टर वाइज बात करें GDP प्रोजेक्शन की, तो Q2 के लिए 7% बताई है, Q3 के लिए 6.4%, Q4 के लिए 6.2% एंड Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.4% यहाँ पे इन्होंने प्रिडिक्ट की है। इसके अलावा पॉलिसी रेट्स की बात करें तो रेपो रेट हमने अभी पढ़ा कि ये रिटेन किया गया है 5.5% पे। ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.25%, मार्जिनली स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.75%, बैंक रेट आपका 5.75% है। देन आपका फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे, वहीं पे CRR 3.50% एंड SLR आपका 18% है। क्लियर है? इसके अलावा नाउ अब बात करते हैं अदर हाईलाइटेड पॉइंट्स की जो इस मीटिंग से रिलेटेड थे। जैसे रिसेंटली RBI ने परमिट किया है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने परमिट किया है बैंक को कि जो आपके BSBDA होल्डर्स हैं, ठीक है, जो आपके बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स हैं, इनको भी डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल ऐप्स हो गए, डिजिटल पेमेंट हो गई। ठीक है, इन सब की सुविधाएं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स को भी प्रोवाइड की जाए। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट कह रहा है RBI ने डिसाइड किया है कि वो एक्सपैंड करेंगे कवरेज ऑफ रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021। तो रिसेंटली इन्होंने, पहले तो समझते हैं ये है क्या, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 है क्या।
तो इसको आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि एक सिंगल और सिंप्लीफाइड प्लेटफॉर्म आपका रहे, जहां पे कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कंज्यूमर अपना कंप्लेन यहाँ पे दे रहा है और उसे रिजॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे आपका कॉमर्शियल बैंक हो, आरआरबीज हो, ठीक है, आपके नॉन स्केड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स हो, तो ये सारे ही आपके इनसे रिलेटेड जो भी आपकी मतलब कंज्यूमर की जो कंप्लेन है वो यहाँ पे डाली जाती हैं। ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीज के लिए कमर्शियल बैंक्स के लिए अलग है या आरआरबीज के लिए अलग है। तो इसका मेन एम ही क्या था कि एक ही जगह पे सारी कंप्लेंट्स आपकी आए। ठीक है, तो पहले जो एंटिटीज इनमें थी आपकी रेगुलेटेड एंटिटीज, जैसे कमर्शियल बैंक, आरआरबी, स्केड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स, नॉन स्केड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स, ठीक है, विद अ डिपॉजिट साइज ऑफ 50 करोड़ एंड अबव, देन सेलेक्टेड एनबीएफसी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो ये ऑलरेडी इसका पार्ट है, बट रिसेंटली अभी स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक जो है उनको भी इस लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये दोनों आपकी जो एंटिटीज हैं, ठीक है, ये किसके अंडर आती थी? नबार्ड के अंडर आती थी। नाउ दे विल कम अंडर द आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्सबॉन्ड स्कीम। ठीक है, इंश्योरिंग यूनिफॉर्म कंप्लेंट हैंडलिंग एंड फास्टर रेजोल्यूशन। तो ये क्लियर हुआ कि दो एंटिटीज यहाँ पे ऐड की गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहले ये कौन से ग्रीवेंस रिएड्रेसल सिस्टम के अंदर आती थी? नबार्ड के अंदर आती थी, अभी इनको इसके अंडर डाल दिया गया है। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट आपको पॉइंट है एनहांस लेंडिंग लिमिट्स अगेंस्ट शेयर एंड आईपीओ फाइनेंसिंग। तो रिसेंटली आपकी जो लिमिट है लेंडिंग अगेंस्ट शेयर, ये बढ़ा दी गई है, 20 लाख से 1 करोड़ पर पर्सन कर दी गई है। ऐसे ही आईपीओ की अगर हम बात करें, आईपीओ फाइनेंसिंग की, तो इसकी लिमिट भी आपकी 10 लाख से 25 लाख पर पर्सन कर दी गई है। इसके अलावा लेंडिंग अगेंस्ट लिस्टेड डेब्ट सिक्योरिटीज, तो इसमें यहाँ पे क्या आरबीआई का मेन पर्पस क्या है कि हमें रिमूव करना है रेगुलेटरी सीलिंग, अलाउइंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है नाउ बैंक्स आर अलाउड टू फाइनेंस एक्विजिशन बाय इंडियन कॉर्पोरेट, जो पहले नहीं था। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो आपके ऑथराइज डीलर बैंक्स हैं, दे कैन नाउ एक्सटेंड लोन्स इन इंडियन रुपीज टू द नॉन रेजिडेंट्स। अब ये नॉन रेजिडेंट्स कौन सी कंट्री के हैं? भूटान के हो सकते हैं, नेपाल के हो सकते हैं एंड श्रीलंका के हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आरबीआई ने यहाँ पे जो फ्लैट रेट था टू दी रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क, ये यहाँ पे प्रपोज किया है। ठीक है, जो इफेक्ट में आएगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। अब ये होता क्या है? बेसिकली डीआईसीजीसी जो है, आप सभी को पता है डीआईसीजीसी जो है ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अप टू 5 लाख का, हम सब ने पढ़ा है ये चीज, काफी बार रिपीट भी होती है, राइट? तो यहाँ पे क्या बोला है, इस फ्रेमवर्क के तहत जो फ्लैट रेट टू रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क के तहत क्या होगा, जो बैंक ज्यादा रिस्क वाला होगा, मतलब जिसके डूबने के आसार ज्यादा हैं, वो ज्यादा प्रीमियम पे करेगा, वेरएस जिसमें रिस्क कम है वो कम प्रीमियम पे करेगा। अभी जो है फ्लैट प्रीमियम आपका 12 पैसे पर 100 रुपीज है, राइट? अभी यहाँ पे इन्होंने बोला इस फ्रेमवर्क के तहत क्या होगा, जो प्रीमियम्स है दे विल बी डिपेंड ऑन बैंक्स रिस्क प्रोफाइल। ठीक है, बैंक विद अ ग्रेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट, इनको लोअर प्रीमियम पे करना होगा। ठीक है, वहीं पे जो बैंक्स हैं जिन पे हायर रिस्क है, दे विल पे हायर प्रीमियम। क्लियर है? Now next is Ministry of Statistics and Program Implementation, that is MOSPI, has proposed which year as a new base year for the Consumer Price Index. तो recently जो हमारी Ministry of Statistics and Program Implementation है, इन्होंने 3 चीज़ों के लिए बेस ईयर जो है अभी नया सेट किया है, और क्वेश्चन में जो पूछा गया है इट इज़ फॉर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई के लिए जो नया बेस ईयर आपका रखा गया है, सेलेक्ट किया गया है, इट इज़ 2024। ठीक है, और ये प्रपोजल किसने दिया था? इट इज प्रेजेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, बाकी आपकी अदर जो एंटिटीज हैं, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इनके लिए जो बेस ईयर आपका रिवाइज किया गया है, इट इज 2022-2023। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द FIEO overview of states export 2024-2025, which state emerged as a top exporter in India in financial year 2025? तो इनमें से कौन सा स्टेट है
जो FIEO के ओवरव्यू ऑफ स्टेट्स एक्सपो 2024-2025 का जो डेटा रिलीज किया गया था, उसमें हाईएस्ट मतलब आपका ऐसा स्टेट बना है जिसने हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025। तो इट इज योर गुजरात। गुजरात ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। और गुजरात ने कौन कौन सी कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बेसिकली गुजरात की कौन कौन सी रही हैं, तो इट इज USA, नीदरलैंड, UAE, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया रही हैं। इसके अलावा अगर हम सेकंड स्टेट की बात करें तो सेकंड स्टेट आपका है महाराष्ट्र, फॉलोड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। फाइन। नाउ FIEO की आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की, इसके DG एंड CEO है डॉक्टर अजय सहाई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1965 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next question है, Tata Advanced System Limited and Airbus have set up India's first private sector final assembly line to manufacture which helicopter? तो रिसेंटली टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड एयरबस ने मिलके यहाँ पे मतलब बेसिकली ये दोनों मिलके सेटअप कर रहे हैं इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन से हेलीकॉप्टर्स को? इट इज योर एयरबस H125, ठीक है, एयरबस H125। ओके, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर E। और ये इनकी सेकंड फैसिलिटी है। पहली फैसिलिटी वडोदरा गुजरात में आपकी थी और ये सेकंड फैसिलिटी है आपका वेमागल कर्नाटका में, ठीक है। इसका जो प्रोडक्शन है 2026 में आपका स्टार्ट होएगा एंड ये जो हेलीकॉप्टर्स है इनकी डिलीवरी 2027 तक की जाएगी। Now next up question है, where was the 42nd session of International Civil Aviation Organization Assembly held from 23rd September to 3rd October 2025? तो recently आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में 42nd सेशन हुआ था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन असेंबली का, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मतलब इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किसने किया था? रमेश कुमार, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के, राइट। ICAO की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल है जुआन कार्लोस सलरास। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसे 1944 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। अब बात करते हैं अदर हाइलाइट्स की। जैसे ICAO की जो 42nd असेंबली हुई थी, यहाँ पे आपके काउंसिल इलेक्शन भी हुए थे, ठीक है। इसमें 36 मेंबर गवर्निंग बॉडी जो है उसे इलेक्ट किया गया था फॉर द 3 ईयर टर्म, ठीक है, 2025 से 2028 के लिए। इसके अलावा काउंसिल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 3 यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके हैं। जैसे पार्ट 1 की स्टेट्स इन एयर ट्रांसपोर्ट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA को आपका इलेक्ट किया गया है। बात करें सेकंड पार्ट की, स्टेट्स कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट टू द इंटरनेशनल एयर नेविगेशन, इस पार्ट में इंडिया को री इलेक्ट किया गया है। इसके अलावा अर्जेंटीना, कोलंबिया, डेनमार्क, इजिप्ट, मेक्सिको, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरलैंड को यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। देन बात करें थर्ड पार्ट की तो अदर स्टेट्स एंश्योरिंग ज्योग्राफिक बैलेंस, तो इसमें इलेक्ट किया गया है अंगोला, ब्लीज, क्यूबा, एक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनिया, मलेशिया, माली, मोरक्को, पोलैंड, कतार, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, युगांडा, UAE एंड यूग्रेक। फाइन। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया की, तो इंडिया का फोकस एरिया क्या क्या रहेगा, ठीक है। इंडिया को सेकंड पार्ट के लिए आपका रीइलेक्ट किया गया है और इंडिया का फोकस रहेगा इन स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सेकंड आपका ऑप्शन है इन प्रमोटिंग इक्विटेबल ग्रोथ इन एयर कनेक्टिविटी, देन एडवांसिंग एविएशन टेक्नोलॉजी एंड टू सपोर्ट ICAO's इनिशिएटिव नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। इसके अलावा इस इवेंट में एडवर्ड वार्नर अवार्ड भी दिए गए थे, जिसके रेसिपिएंट आपके हैं अफ्रीकन सिविल एविएशन कमीशन एंड दूसरा है अफ्रीकन सिविल एविएशन एंड फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन। इनको ये अवार्ड दिया गया है इनके आउटस्टैंडिंग काम के लिए इन इम्प्रूविंग एविएशन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब बात करें अवार्ड की तो ICAO ने इसे स्टैब्लिश किया था 1959 में एंड इस अवार्ड में गोल्ड मेडल एंड सर्टिफिकेशन ऑफ साइटेशन आपका दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसका नाम रखा गया है डॉक्टर एडवर्ड पियर्सन वार्नर के नाम पे, जो पहले प्रेसिडेंट थे ICAO काउंसिल के। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड साइन अ MOU विद विच गवर्नमेंट बॉडी टू कलेक्ट रियल टाइम ट्रैवलर फीडबैक एंड टू इवैल्यूएट इंडियाज डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस। तो थॉमस कुक इंडिया जो है इन्होंने रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ MOU साइन किया है किस चीज के लिए? कलेक्ट करने के लिए
रियल टाइम ट्रैवलर फीडबैक एंड इवेल्युएट करने के लिए इंडिया के डेस्टिनेशन परफॉर्मेंस को। ये एमओयू आपका 3 साल के लिए रहेगा, ठीक है, 3 इयर्स के लिए ये एमओयू आपका साइन किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ सिग्नेटरीज कौन कौन से थे आपके? सीमा जैन जो डायरेक्टर डेस्टिनेशन डेवलपमेंट डिवीजन के हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, एंड मिस्टर रोमिल पंत जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड हैं हॉलीडेज थॉमस कुक इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, हैविंग रिपोर्टेड 0 चाइल्ड मैरिज केसेस अक्रॉस ऑल इट्स ग्राम पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का जिसको रिसेंटली आपका डिक्लेयर किया गया है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, और ये इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है, ठीक है, ऐसा करने वाला। सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, बलूद, ठीक है। आफ्टर बलूद 75 ग्राम पंचायत जो आपकी है सूरजपुर की, इसको भी डिक्लेयर किया गया है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट्स, ग्राम पंचायत, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एम है कि बाय 2028-2029 ये सारे ही डिस्ट्रिक्ट इनके चाइल्ड मैरिज फ्री हो जाए, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ अ न्यू नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज अनाउंस्ड बाय द सीएम ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस। तो इनमें से कौन सा ऑफिशियल नाम रखा गया है नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का? सो इट इज नेम्ड आफ्टर डीबी पाटिल जो आपके फार्मर लीडर थे, ठीक है। अब यहाँ पे इनका नाम क्या है, मतलब इस एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? इट इज लोकनीति दिनकर बालू पाटिल नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसे रीनेम किया गया है एज अ लोकनीति दिनकर बालू पाटिल नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर है? अब डीबी पाटिल जो है ये आपके लोकल फार्मर लीडर थे जिन्होंने एडवोकेट किया था फ्री कंपनसेशन फॉर फार्मर्स ड्यूरिंग दी सिटीज डेवलपमेंट। इसकी वजह से ही इनके नाम पे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज पीएम नरेंद्र मोदी launched which scheme aimed at transforming ITIs into advanced centers for skilling and employability। तो रिसेंटली पीएम मोदी द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी पीएम सेतु नाम से, जिसका मेन एम क्या है कि जो हमारे ITIs हैं इंडिया में उनको एडवांस सेंटर बनाया जाए, उनको और अपग्रेड किया जाए, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पीएम सेतु, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था। इसका टोटल इन्वेस्टमेंट आपका है 60,000 करोड़ का। इसके तहत इनका प्लान है ये अपग्रेड करेंगे 1000 गवर्नमेंट ITIs को इन अ हब एंड स्पोक मॉडल विच कंसिस्ट ऑफ 200 हब ITIs एंड 800 आपके स्पोक ITIs होंगे, ठीक है। ग्लोबल सपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। फेज 1 में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, मतलब ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ITIs इन पटना दरभंगा बिहार, ठीक है। पटना एंड दरभंगा में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फाइन। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने कुछ यहाँ पे मल्टी यूथ फोकस इनिशिएटिव आपके जो है अनवील किए थे, उनको देख लेते हैं। जैसे पीएम मोदी जी इनॉग्रेटेड 1200 वोकेशनल स्किल लैब्स सेटअप अक्रॉस 400 नवोदय विद्यालय एंड 200 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स इन 34 स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है। इन्होंने आपका 1200 वोकेशनल स्किल लैब सेटअप जो है वो यहाँ पे इनॉग्रेट किया था 400 नवोदय में एंड एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था रिवैम्प्ड मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना MNSSB, ठीक है। अपग्रेडेड जो इसका वर्जन था उसे यहाँ पे लॉन्च किया गया था, रिवैम्प्ड वर्जन। नियरली 5 lakh graduate youth every year will receive monthly allowance of 1000 rupees for 2 years along with the free skill training। तो यहाँ पे इन्होंने रिवैम्प्ड वर्जन लॉन्च किया था मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को, और इसमें आपका नियरली 5 लाख ग्रेजुएट यूथ्स को आपका जो है 2 सालों तक 1000 रुपए का मंथली अलाउंस यहाँ पे मिला करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्कीम है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है पीएम मोदी जी ने यहाँ पे लॉन्च किया था रीडिजाइन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम यहाँ पे इन्होंने लॉन्च की थी, विच विल प्रोवाइड कंप्लीटली इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन ऑफ अप टू 4 लाख सिग्निफिकेंटली ईजिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ अ हायर एजुकेशन। तो
तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है इसको बेसिकली लॉन्च किया गया था, रीडिजाइन ऑफ एसएससी स्कीम लॉन्च किया गया था, जहाँ पे इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन यहाँ पे लिया जा सकता है अप टू 4 लाख तक का। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीएम मोदी जी ने डेडिकेट किया है बीटा कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन पटना बिहार। देन ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड बिहार युवा आयोग, एक स्टैट्यूटरी कमीशन है फॉर द एजेस 18 to 45 टू चैनलाइज एंड हार्नेस देयर पोटेंशियल। नेक्स्ट आता है पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी को बिहार में, एंड इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है न्यू एकेडमिक एंड रिसर्च फैसिलिटी का 4 यूनिवर्सिटीज में इन द बिहार, जैसे पटना यूनिवर्सिटी हो गया आपका, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश विश्वविद्यालय एंड नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि टोटल 160 करोड़ यहाँ पे एलोकेट किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी एट विच इंस्टीट्यूट। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है आपका जहां पे अप्रूवल मिला है स्टैब्लिश करने के लिए नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को? तो इट इज आईआईटी भुवनेश्वर फ्रॉम द उड़ीसा। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी भुवनेश्वर में स्टैब्लिश किया जाएगा नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को। नाउ अंडर दिस मेंबर्स ऑफ जो फंड है यहाँ पे, इट इज फंडेड अंडर दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, और ये आपका प्रोजेक्ट रहेगा 4.95 करोड़ का। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? बूस्ट करना इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेनिंग को। अब ये जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो आपकी है, ये आईआईटी भुवनेश्वर के सिलिकॉन कार्बाइड रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर में जो है आपकी लोकेटेड होगी, और इसमें 4.6 करोड़ यूज किया जाएगा फॉर द इक्विपमेंट एंड 35 lakhs यूज किए जाएंगे फॉर द सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो report crime in India 2023, which city was named India's safest city in 2023 with a crime rate of 83.9 cognizable offenses per lakh population। तो रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, इनके तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है क्राइम इन इंडिया 2023 नाम से, और इसके अकॉर्डिंग इंडिया की सेफेस्ट सिटी आपकी 2023 में बनी हुई है कोलकाता। ठीक है, फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर से ये आपका टॉप पोजीशन पे बनी है, मतलब इंडिया की सेफेस्ट सिटी बनी हुई है। इसके अलावा बाकी सिटीज की बात करें, सेकेंड नंबर पे आपका था हैदराबाद, ठीक है, थर्ड पे था पुणे, फोर्थ पे मुंबई एंड फिफ्थ पे कोयम्बटूर। तो ये पांचों आपकी सेफेस्ट इंडियन सिटीज हैं, ठीक है, इन दी 2023। अब ये जो रिपोर्ट थी इसके बारे में देखें तो ये जो रिपोर्ट थी, कौन सा एडिशन था इसका 71st एडिशन रिलीज किया गया था, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा टॉप 5 अनसेफ इंडियन सिटीज कौन कौन सी रही हैं आपकी? कोची सबसे पहले नंबर पे, फिर न्यू दिल्ली, सूरत, जयपुर एंड पटना आर दी मोस्ट अनसेफ इंडियन सिटीज इन 2023। अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है आपका एनसीआरबी जो है, इसके डायरेक्टर हैं आलोक रंजन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और इसकी स्थापना की गई थी, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1986 में। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो आपका मेंबर है वर्ल्ड बैंक का, हैज अनाउंस्ड $150 million anchor equity investment in which fund managed by the HDFC Capital Advisors to promote green and affordable housing development in India। तो रिसेंटली IFC ने, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अनाउंसमेंट की है कि ये इन्वेस्ट करेंगे HDFC कैपिटल एडवाइजर जो मैनेज करता है फंड को, उसमें प्रमोट करने के लिए ग्रीन और अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपमेंट को इंडिया में। तो ये फंड कौन सा, इनमें से कौन सा फंड है जिसमें ये इन्वेस्टमेंट की गई है? तो इट इज एच ड्रीम फंड, ठीक है, इट इज HDFC कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ रियल इस्टेट अफोर्डेबल एंड मिड इनकम फंड। ठीक है, इसमें ये इन्वेस्टमेंट आपकी की गई है, और टोटल टारगेट जो आपका इस फंड का है वो $1 billion का है, जिसमें से $150 million इन्वेस्टमेंट IFC ने यहाँ पे अनाउंस किया है। ठीक है, अब इस फंड का मेन एम है कि इन्हें डिलीवर करना है एटलीस्ट 25,000 ग्रीन अफोर्डेबल एंड मिड इनकम रेजिडेंशियल यूनिट्स, जो फॉलो करता हो आपका, मतलब जो ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनको ये फॉलो करता हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू ट्रांजिशन फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक। तो रिसेंटली जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसे
अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है आरबीआई का, किस चीज के लिए? यूनिवर्सल बैंक के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस बेसिकली आरबीआई ने इनको दिया है। और आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये जो बैंक है इसको 2015 में आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया गया था और इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द ईयर 2017। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? संजय अग्रवाल है। हेडक्वार्टर इसका जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए क्या क्या आपकी जरूरतें होती हैं, या स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या एलिजिबिलिटी होती है कि वो यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो पाए। तो पहला पॉइंट है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दे मस्ट हैव अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 1000 करोड़। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 1000 करोड़ होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दे मस्ट हैव अ शेड्यूल्ड स्टेटस with a satisfactory performance track record for at least 5 years। schedule status होना चाहिए और इनका जो performance track है वो आपका satisfactory होना चाहिए at least 5 years के लिए। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ये लिस्टेड होने चाहिए आपके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। चौथा है कि जो नेट प्रॉफिट है इट मस्ट बी मेंटेन्ड इन अ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। फिर ग्रॉस एनपीए जो है वो लेस देन 3% होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 3%। एंड नेट एनपीए जो है ये आपका लेस देन इक्वल्स टू 1% होना चाहिए इन अ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। और लास्ट आपका पॉइंट क्या है? लास्ट क्राइटेरिया क्या है? जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इट मस्ट मीट द प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो, दैट इज CRAR रिक्वायरमेंट ऑफ अ 15%। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the primary purpose of a microsite launched by the RBI at indiacurrency.rbi.org.in? तो रिसेंटली आरबीआई ने एक माइक्रोसाइट लॉन्च की है आपकी, ठीक है, जो हमें बताती है, जो हमें अवेयर करती है अबाउट दी बैंक नोट्स, जो इंडिया के बैंक नोट्स हैं आपके, ठीक है, उसके डिजाइन, उसके सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या हैं, उसके बारे में हमें फुल इंफॉर्मेशन देती है। फाइन। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू एजुकेट द पब्लिक ऑन इंडियन बैंक नोट्स डिजाइन एंड सिक्योरिटी फीचर्स। ठीक है, अब ये जो माइक्रोसाइट है इसने रिप्लेस किया है पैसा बोलता है .rbi.org.in को। ठीक है, ये जो आपकी साइट है इस पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे बैंक नोट्स के बारे में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे ये जो माइक्रोसाइट है ये हमें 360 डिग्री व्यू देगी हमारे बैंक नोट्स का। जैसे आपका जो है 50 का नोट है, 100 का नोट है, 500 का नोट्स है, तो हर एंगल से जो है हम एग्जामिन कर सकते हैं हमारे बैंक नोट्स को। ठीक है, ये फीचर हमें प्रोवाइड करती है। साथ में ही हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन देती है सिक्योरिटी एलिमेंट्स के, जैसे वाटर मार्क के बारे में बताती है, लेटेंट इमेजेस, ऐसी इमेजेस जो हिडन होती है, जैसे गांधी जी की इमेजेस होती है ना आपकी, एक साइड तो आपकी विजिबल होती है, ठीक है, दूसरी साइड में आपकी लेटेंट इमेजेस होती है या हिडन इमेजेस होती है ना, जैसे आप थोड़ा तिरछा करोगे तब आपको दिखती है इमेजेस। ठीक है, वो होती हैं आपकी लेटेंट इमेजेस। ऐसी माइक्रो लेटरिंग, कलर शिफ्टिंग, ठीक है, ये सब, जैसे हमारी जो बीच में एक थ्रेड होती है ना नोट के बीच में, वो कलर चेंज करती है, अगर आप उसको टिल्ट करोगे ग्रीन और ब्लू कलर वो चेंज करती है, राइट। सो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन ये आपको इस नई वाली साइट पे मिलेगी। फाइन। इसके अलावा कुछ और आपके स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट जो आरबीआई द्वारा प्रिंट किया गया है वो कितना है? हाईएस्ट है आपका 10K का। ठीक है, 10,000 का हाईएस्ट नोट जो है वो प्रिंट किया गया था आरबीआई द्वारा 1938 में किया गया था, फिर इसे डीमोनेटाइज किया गया था 1946 में, फिर दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया था 1954 में, और फिर बाद में बंद किया गया था 1978 में। ठीक है, इसके अलावा कितनी लैंग्वेजेस आपकी जो है इंडियन नोट्स में होती है? ठीक है, आपने देखी होगी लिपियां होती है, राइट। अगर आप बैक साइड में देखोगे तो आपको मिल जाएंगी 15 लैंग्वेज होती हैं, इंग्लिश और हिंदी ये भी आपकी रहती हैं उसमें। ठीक है, इसके अलावा करेंसी पेपर जो है वो कौन सा होता है? 100% कॉटन हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर द करेंसी पेपर। फाइन। इसके अलावा एक ऐप भी है यहाँ पे, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ऐप। अब ये किसके लिए बनाई गई है? जो ऐसे पर्सन होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, ठीक है, तो वो इस ऐप के थ्रू पता लगा सकते हैं कि कितने रुपए का ये नोट है। ठीक है, इट इज मेड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, आइडेंटिफाइड दी नोट डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन बैंक नोट। ठीक है, ये ऑफलाइन वर्क करती है ऐप, एंड
ये महात्मा गांधी सीरीज जो आपकी है नई या पुरानी वाली, उन दोनों के नोट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है, कि हाउ मच इन कॉइन्स कैन कस्टमर डिपॉजिट इन द बैंक। कितना आप अमाउंट जो है इन अ फॉर्म ऑफ कॉइन्स सबमिट कर सकते हो बैंक में। तो कुछ गेसेस हैं आपके, कितना कर सकते हो। आंसर क्या है, एज पर आरबीआई आप इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है, आप कितना भी अमाउंट जो है इन अ फॉर्म ऑफ कॉइन जो है जमा कर सकते हो बैंक में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉज पोस्टमसली कन्फर्ड द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेशन बिल्डिंग। तो रिसेंटली इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया है इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। किसने प्रेजेंट किया था अवार्ड, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, एंड इस अवार्ड को रिसीव किया है इनकी वाइफ ने गुरशरण कौर द्वारा इस अवार्ड को रिसीव किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। तो इन्होंने एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सर्व किया है। ठीक है, फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी भी रहे हैं और 15th आरबीआई गवर्नर ये आपके बने थे 1982 से 1985 के बीच में। देन डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन 1985 से 1987 के बीच में, इकोनॉमिक एडवाइजर भी थे 1990 से 1991 के बीच में। फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने हमारे 1991 से 1996 के बीच में, और फिर ये हमारे 13th प्राइम मिनिस्टर भी बने थे 2004 में। ठीक है, अब बात करते हैं अवार्ड की। तो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड जो है ये दिया जाता है इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, नेशनल डेवलपमेंट की फील्ड्स में। मतलब ये जो फील्ड होती हैं इनमें जो अच्छा काम करता है इंडिविजुअल, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। एंड इस अवार्ड को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण प्रेसिडेंट है के रामचंद्र, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एयरलाइन साइन अ कोड शेयर अग्रीमेंट विद एयर इंडिया टू एनहांस ट्रैवल कनेक्टिविटी। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी आपकी एयरलाइन है जिसने एयर इंडिया के साथ कोड शेयर अग्रीमेंट साइन किया है। पहले तो ये समझो कोड शेयर अग्रीमेंट है क्या। बेसिकली देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई आपकी कंट्री है जैसे जापान। ठीक है, जापान एक कंट्री है। अब हमारी जो एयरलाइन है, ठीक है, एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया इंडिया से जापान में जाती होगी। ठीक है, और जापान से इंडिया आती होगी। तो जापान के कुछ पर्सन जो हैं वो इंडिया आते होंगे, इस फ्लाइट में आते होंगे कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे जापान क्या करेगा, एक अग्रीमेंट साइन कर देगा आपकी एयर इंडिया के साथ कि जो टिकट्स है वो हमारे नाम से बुक होगी। जैसे जापान की कोई एयरलाइन कर लेते हैं JA नाम से, जापान एयरलाइन करके। ठीक है, कि जो टिकट बुक्स हो रही है वो जापान एयरलाइन करवा रहा है, बट जो एक्चुअल में पैसेंजर बैठ रहा है वो एयर इंडिया के प्लेन में बैठ रहा है। ठीक है, मतलब कि जो फ्लाइंग सर्विसेज है वो तो ये प्रोवाइड करे, पर जो टिकट बुक्स हो रही हैं वो इनके नाम से हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों ने पार्टनरशिप कर ली है और इसे बोला जाता है कोड शेयर अग्रीमेंट। फाइन, तो यहाँ पे अभी रिसेंटली कोड शेयर अग्रीमेंट साइन हुआ है एयर अस्थाना, जो कजाकिस्तान की आपकी एयरलाइन है, और एयर इंडिया के बीच में। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, अंडर दिस एग्रीमेंट AI आपको अपनी फ्लाइट्स जो है, जो ऑपरेट कर रही हैं आपकी एयर अस्थाना के साथ या कजाकिस्तान में, उसमें आप AI डेजिग्नेटर कोड लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एलमेती कजाकिस्तान से जो फ्लाइट न्यू दिल्ली को आ रही है उसमें यहाँ पे ये चीज़ आपकी फॉलो होगी। साथ में ही ऐसे ही एलमेटी टू मुंबई में जो फ्लाइट जा रही हैं उसमें भी ये चीज़ फॉलो होगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि कोड शेयर अग्रीमेंट होता क्या है। फाइन, next is the Ministry of Road Transport and Highways collaborated with which companies to raise road safety awareness under the सड़क सुरक्षा अभियान। सड़क सुरक्षा अभियान आपका 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड इसको इस बार 3 साल इसका मतलब 3rd ईयर इसका चला है अभी। एंड यहाँ पे रिसेंटली हमारी जो रोड मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, इनके द्वारा कोलैबोरेशन किया गया है आपका जोमेटो एंड ऊबर के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए, रोड सेफ्टी अवेयरनेस फैलाने के लिए। फाइन, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज योर ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एज पर
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2023 का डेटा इन्होंने यहाँ पे बताया था कि 2023 में लगभग 4.8 लाख डेथ्स यहाँ पे हुई थी एक्सीडेंट्स की वजह से, ठीक है, जो 4.2% का हाइक हमें दिखा रहा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। लगभग आप ऐसा लगाओ हर घंटे 20 लोगों की डेथ यहाँ पे होती है। तो ये चीज कम होए या ये चीजें ना हो, इस वजह से रोड सेफ्टी अवेयरनेस यहाँ पे फैलाया, मतलब अवेयरनेस के लिए यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है जोमेटो एंड उबर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज कि इस कोलैबोरेशन का एम क्या है, एक टारगेट है कि हमें 50% जो रोड एक्सीडेंट एंड रिलेटेड डेथ्स हैं उनको कम करना है बाय 2030, ठीक है। 50% हमें ये रेट कम करना है बाय द ईयर 2030, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोलैबोरेशन हुआ है इसके तहत जोमेटो एंड उबर जो है ये रोड सेफ्टी टिप्स एंड अनाउंसमेंट जो है वो अपनी ऐप्स में फीचर करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी को बेसिकली इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है इस कैंपेन के लिए, ताकि ये रोड सेफ्टी टिप्स और अनाउंसमेंट कर सके, ठीक है, इनके द्वारा मतलब करवा सके। ओके, नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा अभियान। जैसा कि मैंने बताया 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, अभी तीसरा ईयर इसका है। एंड 2025 का आपका थीम क्या है, परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। दिस इज द थीम ऑफ सड़क सुरक्षा अभियान 2025। Now next question is who has been sworn in as a 15th Vice President of India? तो इनमें से कौन से पर्सनालिटी है जो 15वें वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के? तो आंसर हेयर इज, इनका नाम क्या है, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सीपी राधाकृष्णन, जो आपके फॉर्मर गवर्नर थे महाराष्ट्र के, ठीक है। इन्होंने सक्सीड किया है जगदीप धनखड़ को, जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया था अभी, राइट। यहाँ पे आप इनके इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट टॉप द नेशनल इनोवेशन रैंकिंग अंडर द इंस्पायर अवार्ड मानक मिलियन माइंड्स ऑग्यूमेंटिंग national aspiration and knowledge for the years 2025 by submitting the highest number of innovative student ideas which is 7403। तो रिसेंटली कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका जिसने टॉप किया है नेशनल इनोवेशन रैंकिंग अंडर इंस्पायर अवार्ड मानक? तो इट इज योर विच डिस्ट्रिक्ट, इट इज योर मुजफ्फरपुर बिहार, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरपुर बिहार ने सबसे ज्यादा इनोवेटिव स्टूडेंट आइडियाज सबमिट किए हैं आपके 7403। सेकंड नंबर पे आपका था बेंगलुरु अर्बन कर्नाटका से 7306 आइडियाज इन्होंने सबमिट किए हैं। एंड थर्ड नंबर पे था आपका बगलकोट कर्नाटका से 6826 आइडियाज इन्होंने सबमिट किए हैं। बेसिकली यहाँ पे जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके इनोवेटिव आइडियाज यहाँ पे जो है भेजते हैं, राइट। पहले ही आपका स्कूल लेवल पे होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे आता है, ठीक है। तो इस ऐसे ऐसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये चलता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करें अगर सबसे मतलब आफ्टर दैट थर्ड नंबर के बाद नंबर आता है आपका जयपुर का, जिसने आपके 6311 नंबर ऑफ आइडियाज जो हैं वो सबमिट किए हैं। देन वैशाली आपका आता है फ्रॉम बिहार 6182 आइडियाज। लखनऊ से आपका 6182 आइडियाज जो हैं वो आपके सबमिट किए गए हैं। हरदोई से 5544, इलाहाबाद से आपके 5380, प्रतापगढ़ से 5380 एंड उन्नाव से 5051 आइडियाज जो हैं आपके वो सबमिट किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इंस्पायर अवार्ड मानक की। तो इसे लॉन्च किया गया है अंडर द इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च स्कीम, ठीक है। इसे इंप्लीमेंट कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाता है इन पार्टनरशिप विद द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू टैप 10 लाख ओरिजिनल साइंस एंड सोसाइटी बेस्ड आइडियाज फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रंस। एलिजिबल स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके होते हैं क्लास 6 से 10 तक के बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रिकॉग्निशन क्या है, 10,000 अवॉर्डेड, 10,000 रुपीज जो है वो दिए जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को फॉर द मॉडल डेवलपमेंट। आइडियाज फर्स्ट शोकेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देन एट द स्टेट लेवल, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलेक्टेड आइडियाज जो हैं, द सिलेक्टेड आइडियाज एडवांस टू द नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड टॉप 60 इनोवेशंस जो हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में। एंड अवार्ड यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच कंपनी हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹66 करोड़ और
approximately 7.5 million US dollar with Indian Navy for supply of indigenously built underwater remotely operated vehicles, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जिसकी इमेज, ठीक है, ये आपका है अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। और इसी चीज के लिए उड़ीसा की एक स्टार्टअप कंपनी है, डीप टेक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है कुरोशिया टेक्नोलॉजी। इन्होंने 66 करोड़ का अग्रीमेंट साइन किया है इंडियन नेवी के साथ सप्लाई करने के लिए अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को, ठीक है। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट होगा UWROVs का, ठीक है। नाउ अंडर दिस अग्रीमेंट कुरोशिया टेक्नोलॉजी जो है ये सप्लाई करेगी और प्रोवाइड करेगी मेंटेनेंस फॉर जलसीमा, जलदूता एंड नव्या AI इनेबल वाटर अंडर वाटर एंड सरफेस व्हीकल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु टॉप द क्रोल्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2024 विद अ ब्रांड वैल्यू ऑफ 231.1 मिलियन US डॉलर। तो इसमें से कौन सा सेलिब्रिटी है जिन्होंने क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है इसको टॉप किया है। इसमें आपकी जो है इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विराट कोहली, ठीक है। जो क्रिकेटर हैं इनकी वैल्यूएशन की अगर हम बात करें ब्रांड वैल्यूएशन की तो ये है 231.1 मिलियन US डॉलर की, ठीक है। फॉलोड बाय रणवीर सिंह 170.7, देन शाहरुख खान आते हैं थर्ड नंबर पे 145.7, आलिया भट्ट 116.4 एंड सचिन तेंदुलकर फिफ्थ नंबर पे आते हैं 112.2 पे, ठीक है। अब जो ये रिपोर्ट है ये रिलीज किसने की है? क्रोल ने, जो अमेरिकन ग्लोबल फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है। ये इसका 10th एडिशन था और यहाँ पे मोस्ट वैल्यूड फीमेल सेलिब्रिटी कौन रही है? आलिया भट्ट रही है जिनकी 4th पोजीशन है, ठीक है। इसके अलावा क्रोल की बात करें, इसे 1932 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके CEO है जैकब सिल्वरमैन। हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025 टाइटल्ड मेकिंग ट्रेड एंड AI वर्क टुगेदर टू द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो रिसेंटली WTA द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है विच इज अ एनुअल रिपोर्ट। ये इनकी एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, जिसका नाम है मेकिंग ट्रेड एंड AI वर्क टुगेदर टू द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? AI इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली बूस्ट global trade with overall trade projected to increase by 34% to 37% by 2040, ठीक है। AI के यहाँ पे क्या बोल रहा है? AI का यूज करके हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है वो हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और इट इज एक्सपेक्टेड कि 34 से 37% ये आपका बढ़ जाएगा 2040 तक, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है AI इज प्रोजेक्टेड टू जनरेट ग्लोबल GDP इंक्रीज, जो मतलब कि AI की वजह से ग्लोबल GDP इंक्रीज आपका देखने को मिलेगा 12% से 13%, ठीक है, डिफरेंट सिनेरियोज में। नेक्स्ट है नियरली 90% ऑफ फर्म्स यूजिंग AI रिपोर्ट क्लियर बेनिफिट्स इन ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज। तो लगभग 90% जो फर्म्स हैं इनको AI से बेनिफिट हो रहा है इनकी ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज में, और 56% ने तो ऐसा हाईलाइट किया है कि इनकी ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है AI could increase annual growth in a total factor productivity about 0.68 परसेंटेज पॉइंट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एनुअल ग्रोथ जो आपकी है इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ये इंक्रीज हो रही है 0.68 परसेंटेज पॉइंट से। लास्ट स्टेटमेंट है ऑल आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट जो हमने अभी पढ़े वो सारे करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर E। इसके अलावा कहीं कहीं पे आपको जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे 34% से 37% मैंने आपको बताया है, तो कहीं कहीं पे आपको नियरली 40% करके भी स्टेटमेंट मिल जाएगी, तो दोनों ही करेक्ट होंगे आपके, ठीक है। मतलब कि जो यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड बूस्ट होएगा वो अगर नियरली 40% बाय 2040 लिखा होगा तो भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं और क्या पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए गए थे। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका है ग्लोबल ट्रेड इन AI इनेबलिंग गुड्स, जैसे चिप्स हो गया, सेमीकंडक्टर एंड सर्वर्स जो हो गया, इसकी वैल्यू आपकी 2023 में अप्रोक्सीमेटली 2.3 ट्रिलियन US डॉलर देखी गई है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि AI जो है डिस्प्लेस करेगा रूटीन कॉग्निटिव जॉब्स जैसे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वाली, बट इट विल रेज डिमांड फॉर डेटा एनोटेशन, इंजीनियरिंग एंड AI ओवरसाइट रोल्स। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन imposed on AI related goods has grown significantly। ये 130 था आपका 2012 में, now it reached to 500 in 2024,
ठीक है। देन नेक्स्ट है AI रिड्यूसेस लॉजिस्टिक कॉस्ट, enabling predictive supply chain management, automates custom clearance and improve trade efficiency for small and medium size enterprises। तो यहाँ पे क्या बोला है, लॉजिस्टिक कॉस्ट AI की वजह से आपकी कम हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से इसके अलावा यहाँ पे प्रिडिक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ये आपका इनेबल हुआ है। देन ये ऑटोमेट करता है कस्टम क्लियरेंस को, जिसकी वजह से आपका ट्रेड एफिशिएंसी जो है वो आपकी अच्छी हो रही है, इंप्रूव हो रही है स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। अब बात करें WTO की, तो इसके DG हैं नोगोजी ओकोन्जो एवेला, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और 1995 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन अ MOU विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन विच एम्ड एट बूस्टिंग द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अग्रीमेंट साइन किया है। किस चीज़ का अग्रीमेंट है? डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, जिसका एम क्या है कि ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट जो है उसको ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं यूथ्स के लिए उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको एनहांस किया जाए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे इस MOU के तहत इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन जो है ये आपका डेवलप किया जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ओके। नाउ सिग्नेटरीज की यहाँ पे बात करें तो अरिंदम बागची, एम्बेसडर एंड परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया जिनेवा, एंड गिलबर्ट F फोंगबो जो आपके डायरेक्टर जनरल है ILO के, इनके बीच में ये आपका अग्रीमेंट साइन हुआ था, ये MOU साइन हुआ था, ओके। Now next is, what was the theme of cultural event held to celebrate दूरदर्शन 66th फाउंडेशन डे in न्यू दिल्ली, दिल्ली? तो रिसेंटली दूरदर्शन का 66th फाउंडेशन डे आपका सेलिब्रेट किया गया था ऑन 15th सितंबर, ठीक है। और इस ओकेजन पे एक इवेंट इन्होंने रखा था जिसका नाम था शब्दांजलि DD@66, ठीक है। क्या नाम था? शब्दांजलि DD@66। और इसकी शुरुआत आपकी कब की गई थी? इसका फाउंडेशन डे आपका होता है, मतलब 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी, 15 सितंबर 1959 को, और फाउंडेशन डे 15 सितंबर को हम इसका हर साल ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ की पॉइंट है आपके, जैसे दूरदर्शन जो है इसके अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो 35 चैनल नेटवर्क हैं इसके, जिसमें से 6 नेशनल है, 28 आपके रीजनल है और 1 आपके इंटरनेशनल चैनल है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम है, बाइंड जो स्कीम है इसके तहत 2539.61 करोड़ का जो आपका एलोकेशन है वो दिया गया है स्कीम के तहत, जो 2021 से 2026 तक आपका रहेगा मॉडर्नाइज करने के लिए DD दूरदर्शन के ऑपरेशंस को, ठीक है। इसकी के साथ कुछ अदर पॉइंट्स भी हैं, जैसे इन्होंने 2024 में वेव OTT ऐप भी यहाँ पे लॉन्च की थी स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्वालिटी कंटेंट इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। एंड दूसरा कि इनका जो एक चैनल है DD किसान चैनल, उसने पिछले साल ही 2024 में ही 2 AI एंकर यहाँ पे लॉन्च किए थे, एक का नाम है क्रिश और दूसरे का नाम है आपका भूमि, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द विच फिनटेक फर्म इंटीग्रेटेड विद एप्पल पे टू इनेबल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट फॉर इंडियन मर्चेंट? तो इनमें से कौन सी फिनटेक फर्म है, कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसने इंटीग्रेट किया है, जिसने कोलैबोरेट किया है आपका एप्पल पे के साथ, ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इजीली की जा सके? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेजर पे। रेजर पे और एप्पल पे का यहाँ पे आपका कोलैबोरेशन हुआ है, ठीक है। अब इस टाइप का कोलैबोरेशन पहली बार देखा गया है, एंड रेजर पे बिकम द फर्स्ट इंडियन पेमेंट एग्रीगेटर टू इनेबल एप्पल पे फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2025 ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो BEE है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है ये, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है न्यू कैटेगरी टाइटल्ड नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड फॉर कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर्स एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025. What is the minimum number of followers or subscriber required for digital creator or influencers to be eligible for participation? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है, इन्होंने एक न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड के अंदर, ठीक है। ये आपकी है फॉर द कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर, और अगर कोई इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर इसका पार्ट बनना चाहता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि इनके एटलीस्ट 10,000 फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर होने चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। नाउ इसका पर्पस क्या है? प्रमोट करना एनर्जी एफिशिएंट बिहेवियर थ्रू डिजिटल कंटेंट,
ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट बिहेवियर को प्रमोट करना डिजिटल कंटेंट के थ्रू, ये इसका मेन एम है, इसका पर्पस है। नाउ अब यहाँ पे करना क्या होगा इन डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को, इन्हें एक शॉर्ट वीडियो बनानी होगी मैक्सिमम 60 सेकेंड की, हिंदी, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में आपकी हो सकती है, इंडियन लैंग्वेजेस में, ठीक है। इसका थीम आपका रहेगा सेव एनर्जी एट होम, सेट AC at 24, choose 5-star appliances, energy efficient lighting, green and sustainable building, celebrate festival with responsibility। तो इन सब थीम पे बेस्ड आपकी जो वीडियो है वो होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई भी आप थीम ले लो एंड इसे सबमिट करना होगा आपको NECA पोर्टल में, और अगर आप इसे शेयर कर रहे हो, ठीक है, वीडियो को आपको शेयर करना होगा सोशल मीडिया में विद द हैशटैग ऑफ #NECA 2025 नाम से, ठीक है। ये यहाँ पे हैशटैग यूज करना होगा। अब यहाँ पे जो फाइनलिस्ट होगा उसको बेसिकली अवार्ड दिया जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जी ये अवार्ड प्रेजेंट करेंगी ऑन 14 दिसंबर 2025, और न्यू दिल्ली में ये आपका इवेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड फॉर द सेकेंड टर्म एज अ अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UN Women इफेक्टिव फ्रॉम 11 सितंबर 2025। तो रिसेंटली अभी UN Women ने लॉन्च किया है एक स्ट्रैटेजिक प्लान, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है स्ट्रैटेजिक प्लान 2026 से 2029 तक का, किस चीज के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर विमेन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये इसका मेन एम है कि आपकी जेंडर इक्वालिटी जो है वो आपकी यहाँ पे बढ़ाई जाए, एक्सेलरेट की जाए, ठीक है। अब इसी के साथ अपॉइंटमेंट किया गया है, इनका नाम है सीमा सामी बहुस का, इन्हें सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर UN Women का। सबसे पहली बार इन्हें 2021 में इस पोजीशन के लिए आपका अपॉइंट किया गया था, ठीक है। एंड ये थर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी थी UN Women की, ठीक है। 30 सितंबर 2021 में इनका अपॉइंटमेंट किया गया था, अभी इन्हें रीअपॉइंट किया गया है, फाइन। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। अब इस पोजीशन पे आने से पहले इन्होंने काम किया है एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जॉर्डन टू यूनाइटेड नेशन, ठीक है। देन इन्होंने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड डायरेक्टर ऑफ रीजनल ब्यूरो ऑफ अरब स्टेट्स जो है एज अ वर्क किया है एट दी UNDP। देन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ सोशल डेवलपमेंट सेक्टर एट दी लीग ऑफ अरब स्टेट्स 2008 से 2012 के बीच में। देन इन्होंने सर्व किया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ हायर मीडिया काउंसिल 2005 से 2008 के बीच में, एंड एज अ एडवाइजर टू किंग अब्दुल्ला II फ्रॉम 2003 टिल 2005। तो ये सब इन्होंने ये एज अ मतलब इन सब पोजीशन पे ये आपकी जो है सर्व कर चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन दी 62 एडिशन ऑफ दुलीप ट्रॉफी फॉर द 2025-2026 सीजन। तो अभी जो आपका 62 एडिशन था, इसमें आपकी जीत हासिल की है सेंट्रल जोन ने, ठीक है। कौन सी टीम जीती है, सेंट्रल जोन। यहाँ पे आपके टोटल इस बार 6 आपके टीमें थी, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये आपकी 6 टीमें थी, पिछली बार सिर्फ 4 टीमें थी, जो पिछला एडिशन आपका था 61st एडिशन, उसमें 4 टीमें थी, इंडिया A, B, इंडिया B, इंडिया C, इंडिया D नाम से, और इंडिया A वाली जो थी इसने आपका टाइटल जीता था पिछली बार, ठीक है। इस बार किसने जीता है, सेंट्रल जोन ने जीता है, और ये इनका 7th टाइटल है। सेंट्रल जोन इज कैप्टन बाय रजत पटीदार, और इन्होंने फाइनल मैच में हराया था साउथ जोन को, ठीक है। ये रनर अप था आपका। इसके अलावा ऑर्गेनाइजर आपका BCCI था। BCCI से रिलेटेड एक न्यूज है आपकी कि रिसेंटली इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं मिथुन मनहास, और इन्होंने सक्सीड किसे किया है, रॉजर बिनी को, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, in September 2025 which Indian state become the first to issue identification cards, that is ID cards, to the self-help group women along with the distributing loans worth rupees 3,500 crore। तो इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जो पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने ID कार्ड्स प्रोवाइड किए हैं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। तो आंसर हियर इज तमिलनाडु, ठीक है। किसने आपका यहाँ पे ID कार्ड्स इशू किए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेंस को, तो इट इज तमिलनाडु। एंड ये जो ID कार्ड्स हैं ये इनको अलाउ करेंगे कि ये फ्री ट्रैवल कर सकते हैं अप टू 100 किलोमीटर्स, एंड इनको जो स्टेट रन आउटलेट्स होंगे वहां पे डिस्काउंट्स भी दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर किंजारापू राम मोहन नायडू लॉन्च द इनिशिएटिव ऑफ यात्री सेवा दिवस 2025
फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग एयरपोर्ट। तो रिसेंटली हमारे सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, किंजारापू राम मोहन नायडू, इनके द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है यात्री सेवा दिवस नाम से। ठीक है, कहाँ से ये आपका लॉन्च किया गया था, कौन से एयरपोर्ट से? हिंडन एयरपोर्ट, जो आपका गाजियाबाद यूपी में लोकेटेड है, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, इसे लॉन्च किया गया था। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने इस इनिशिएटिव को ऑब्जर्व किया था सारे एयरपोर्ट्स पे अक्रॉस ऑल इट्स एयरपोर्ट इन इंडिया। ठीक है, इस इनिशिएटिव का मेन फोकस है पैसेंजर सेंट्रिक सर्विसेज पे, जैसे सेफ्टी होगी पैसेंजर्स की, ठीक है, देन क्लीनलीनेस, आपका एक्सेसिबिलिटी, हेल्थ एंड वेलबींग, डिजिटल एंड स्मार्ट सर्विसेज एंड अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो इस पे मेन फोकस आपके इस इनिशिएटिव का था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस टू डिस्ट्रीब्यूट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू कस्टमर इन टियर 3, टियर 4 एंड रूरल मार्केट। तो इनमें से कौन सा आपका पेमेंट बैंक है जिसका पार्टनरशिप हुआ है, जिसका कोलैबोरेशन हुआ है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ? इनके साथ इन्होंने टाई अप किया है ताकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर सके लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इनके कस्टमर्स को इन टियर 3, टियर 4 एंड रूरल मार्केट। तो इट इज योर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, कौन सा पेमेंट बैंक है? इट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, नाउ आपकी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। एक्सिस बैंक के करंट एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1993 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है आरबीआई से रिलेटेड कि आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं आपकी पेमेंट एग्रीगेटर्स लाइसेंस से रिलेटेड, मतलब पेमेंट एग्रीगेटर से रिलेटेड बेसिकली। तो पहले आपका पॉइंट क्या है? ऑथराइजेशन। बेसिकली बैंक और नॉन बैंक जो है, ये दोनों ही पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बट बैंक के केसेस में क्या बोला है, इनको स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई ऑथराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है आरबीआई से। बट वहीं पे अगर नॉन बैंक आपका है, ठीक है, इन दैट केस उनको आरबीआई से परमिशन लेनी होगी अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी। पेमेंट जो भी कंपनी आपका पेमेंट एग्रीगेटर के लिए अप्लाई कर रही है, ठीक है, वो एक तो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, इंडियन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी होनी चाहिए। और जब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही है उसकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए मिनिमम, वो 15 करोड़ की होनी चाहिए। ठीक है, और बाय द एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर उनकी ये जो नेटवर्थ है वो 25 करोड़ होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट चेंजेस होंगे उनके बारे में आरबीआई को रिपोर्ट करना होगा विद इन 15 डेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेमेंट एग्रीगेटर्स इन मस्ट अपॉइंट अ नोडल ऑफिसर फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड कस्टमर ग्रीवियंस हैंडलिंग। तो इन सब चीजों के लिए नोडल ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट होना चाहिए। इसके अलावा नॉन बैंक्स पेमेंट एग्रीगेटर मस्ट कीप मर्चेंट फंड्स इन अ सेपरेट एस्क्रो अकाउंट विद अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स यूज्ड ओनली फॉर पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस। तो यहाँ पे इनको एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट जो है वो यहाँ पे मेंटेन करना होगा, ठीक है, मर्चेंट फंड्स के लिए, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा मर्चेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनको फॉलो करना होगा, कंप्लाई करना होगा विद अ पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड पेमेंट एप्लीकेशन डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। बेसिकली सिक्योरिटी के लिए ये सब चीजें इन्हें करनी होगी। साथ में ही यहाँ पे बोला गया है एनुअल सिस्टम एंड साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स जो हैं वो आपके होने चाहिए इंडियन कंप्यूटर इमर्जिंग रिस्पॉन्स टीम, दैट इज CERT इन एंड पैनल ऑडिटर्स के साथ ही, मतलब ये चीज मैंडेटरी की गई है कि ये यहाँ पे इनके मेंबर्स आपके होने चाहिए ऑडिटर्स। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट होनी चाहिए आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। So as per the new guidelines by the RBI on payment aggregators, what is the minimum net worth a payment aggregator must have at the time of application? तो कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर जब वो अप्लाई कर रहा है आपके लाइसेंस के लिए टू दी आरबीआई, तो उनको मिनिमम नेटवर्थ मेंटेन करनी होगी 15 करोड़ की। ठीक है, ये क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे थर्ड फाइनेंशियल ईयर में इनको मेंटेन करना होगा 25 करोड़ का आपका नेटवर्थ। ठीक है, अब कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे आपका पेमेंट एग्रीगेटर जो है, पेमेंट एग्रीगेटर की बात चलिए, राइट, ये कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के आपके पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं। एक होता है पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल, ठीक है, जैसे आप कहीं बाहर गए, किसी होटल में खाना खाने गए, आपने वहां पे अपना कार्ड स्वाइप करवाया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका एक पेमेंट एग्रीगेटर जहाँ पे आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हमारी होती हैं, तो वहाँ पे ये आपका एग्जांपल देखने को मिलता है। और एक होता है पेमेंट एग्रीगेटर
क्रॉस बॉर्डर, ठीक है, जहाँ पे हम इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपने देश से बाहर हम जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको, दैट इज पहली इंडियन कंपनी कौन सी बनी थी जिससे पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस मिला था, ठीक है। सो इन द ईयर 2024 कैश फ्री पेमेंट जो है, कैश फ्री पेमेंट जो है, ये आपकी पहली कंपनी बनी थी इंडिया की जिसको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस आरबीआई द्वारा दिया गया था। फाइन। Now next question is, according to the monthly bulletin of a periodic labor force survey released by the National Statistics Office to Ministry of Statistics and Program Implementation के अंडर आता है, for August 2025, what was the national unemployment rate for individuals aged 15 years and above in the August? तो अगस्त महीने का मंथली बुलेटिन रिलीज किया गया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का। किसने रिलीज किया है? एनएसओ ने रिलीज किया है। और इसमें बताया गया है कि जो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, इंडिया का फॉर द इंडिविजुअल्स एज 15 ईयर्स एंड अबव, ये आपका डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, प्रीवियस महीने से ये डिक्लाइन हुआ है एंड नाउ इट स्टैंड्स फॉर 5.1%, ठीक है। अगर हम प्रीवियस मंथ्स की देखें तो यहाँ पे जून मंथ से कंपेयर किया गया है। देखो जून महीने का कितना था? 5.6 था, जुलाई में ये 5.2 हुआ और अब ये डिक्लाइन हो गए 5.1% हो गया है, ठीक है। तो हमें सेकेंड कंसेक्यूटिव मंथ जो है यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके अलावा इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये आपका था अगस्त में 55%, पहले कितना था? 54.2%, तो ये यहाँ पे आपका बढ़ा है, ठीक है। फीमेल की बात करें, इन फीमेल जून में ये आपका 32% था फॉर फीमेल्स एंड नाउ अगस्त में अगेन ये 33.7% हो गया है, जो आपका यहाँ पे इंक्रीज शो करता है। देन मेल की अगर हम बात करें तो 77.1% था, नाउ इट डिक्रीज टू 0.1%, 77% ये रह गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो इसमें अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल फॉर मेल इट इज 73.2% एंड फॉर फीमेल इट इज 32%। और टोटल पर्सन्स की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो ये आपका 52.2% था, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड अर्थ क्वेसी सैटेलाइट दैट बिलोंग्स टू अर्जुना क्लास ऑफ अ नियर अर्थ एस्टेरॉइड। तो रिसेंटली क्या हुआ है, एक एस्टेरॉइड हमें मिला है, डिस्कवर यहाँ पे किया गया है, ठीक है, जो अर्थ के आसपास है, अर्थ के आसपास आपका जो है घूम रहा है एंड इसका नाम रखा गया है 2025 PN7, ठीक है। ये क्या है? 2025 PN7 जो 7th क्वेसी सैटेलाइट है आपका अर्थ का, ठीक है। अब यहाँ पे इसका साइज कितना है? 19 मीटर का इसका साइज है एंड इट इज 62 फीट वाइड ये आपका है, ठीक है। अर्थ का 7 नोन क्वेसी सैटेलाइट है। क्वेसी सैटेलाइट क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जो सन के इर्द गिर्द घूमता है और ये सिमिलर पाथ फॉलो करता है जैसे अर्थ करता है, बट यहाँ पे क्या होता है, इट इज नॉट ग्रेविटेशनली बाउंड टू अर्थ, ठीक है। मतलब एक तरह से ये अर्थ की वो नहीं, अर्थ की जैसे मून जो है वो ग्रेविटेशनली अर्थ से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। बट ये जो एस्ट्रॉइड है ये अर्थ से ग्रेविटेशनली बाउंडेड नहीं है, ओके। नाउ अब जो ये डिस्कवर किया गया है, किसने डिस्कवर किया है? पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम द्वारा इसको जो है डिस्कवर किया गया है इस ऑब्जर्वेटरी द्वारा इन हवाई यूएसए, ठीक है। इसका अगर हम डिस्टेंस की बात करें फ्रॉम अर्थ इट इज योर 2,38,855 माइल्स अवे, ओके। यहाँ पे इमेज देख सकते हो आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल बी मेकिंग इट्स डेब्यू इन द पिकल बॉल वर्ल्ड कप in 2025. Where is the pickleball World Cup 2025 scheduled to be held? तो आपका जो पिकल बॉल वर्ल्ड कप है इसमें इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है और ये वर्ल्ड कप आपका फ्लोरिडा यूएसए में होना है। कब स्टार्ट होगा? ये 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा आपका, ठीक है। और ये अनाउंसमेंट की थी इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन ने, जिसके प्रेसिडेंट है सूर्यवीर सिंह भुल्लर और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिकम द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू रिसीव द प्रेस्टिजियस 67 रमन मगस्य अवार्ड। तो ये अवार्ड आपका 7 नवंबर को दिया जाना है और इसमें इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स, इसको इस बार सेलेक्ट किया गया है 67 रमन मगस्य अवार्ड के लिए, ठीक है, जिसे हम फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी सफीना हुसैन द्वारा इन राजस्थान, ठीक है। इसका गोल है 2035 तक इन्हें
10 मिलियन लोगों को एजुकेट करना है। ठीक है, ये इसका एम है। अब बात करें अगर इंडियन रेसिपिएंट की जिनको रमन मगस्य अवार्ड मिला है, तो 2023 में आर रवि खन्ना जी को ये अवार्ड मिला था। देन रवीश कुमार को 2019 में, बेजवाड़ा विल्सन 2016, अंशु गुप्ता 2015, अरविंद केजरीवाल 2006 में, महाश्वेता देवी 1997 में, सत्यजीत रे 1967, कमला देवी चट्टोपाध्याय 1966, मदर टेरेसा को मिला था 1962 में, एंड विनोबा भावे 1958 में इनको रमन मगस्य अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे 67th एडिशन के आपके रेसिपिएंट देख लेते हैं। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, अली सहाइना फ्रॉम मालदीव्स, विलानुएवा फ्लेविनो एंटोनियो एल फ्रॉम फिलीपींस। ठीक है, ये अवार्ड आपका जो है इसकी सेरेमनी जो है मनीला फिलीपींस में आपकी होगी 7 नवंबर 2025 को। ठीक है, अब यहाँ पे एज अ अवार्ड मेडलियन, सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज दिया जाता है $50,000 का। ठीक है, रमन मगस्य अवार्ड फाउंडेशन की बात करें, इसके चेयरपर्सन है एडगर ओचुआ, हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है और 1957 में इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। Now next आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द Mercedes-Benz Hurun India Wealth Report and Luxury Consumer Survey 2025, which state has been identified as India's richest in terms of a number of millionaires? तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है Mercedes-Benz Hurun India Wealth Report and Luxury Consumer Survey 2025। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा इंडिया का स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा जो है अमीर लोग रहते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मिलनरीज की हम बात कर रहे हैं, तो ये स्टेट आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिलनरीज आपके रहते हैं, विच इज 1,78,600। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड नंबर पे आपका आता है नाम दिल्ली का, फॉलोड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गुजरात। तो टॉप 5 में कौन कौन से आ गए? महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गुजरात आ गए आपके। ठीक है, अब जो ये रिपोर्ट है इसे रिलीज किसने किया है? हुरन इंडिया एंड मर्सिडीज बेंज ने इसको रिलीज किया है। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इट इज एक्सपेक्टेड कि 2025 में आपका इट इज एक्सपेक्टेड कि 8,71,700 मिलियनरीज फैमिलीज जो हैं वो आपके एक्सपेक्टेड हैं कि ये आपके यहाँ पे 2025 में हो जाएंगे विद अ मिनिमम वर्थ। इनकी मिनिमम वर्थ कितनी होगी? 8.5 करोड़ की आपकी होगी। ठीक है, ऐसा यहाँ पे प्रिडिक्ट किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट बोल रहा है HDFC बैंक जो है ये आपका मोस्ट प्रेफर्ड इंडियन प्राइवेट बैंक बना है एज पर दिस रिपोर्ट। एंड अगर हम बात करें इंटरनेशनल प्राइवेट बैंक की, तो ये बना है सिटी बैंक, जो सबसे ज्यादा आपका प्रेफर्ड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे UPI जो है ये मोस्ट प्रेफर्ड मोड ऑफ पेमेंट है। ठीक है, फॉलोड बाय योर कैश एंड कार्ड्स। ठीक है, कैश 18% है, कार्ड्स आपका 14% है, वेयरएस UPI जो है ये आपका 35% है। ठीक है, कि ज्यादातर लोग UPI का यहाँ पे पेमेंट करते हैं। इसके अलावा आपकी टॉप 3 ओवरसीज डेस्टिनेशन कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले नंबर पे USA आता है, फिर UAE और फिर आता है सिंगापुर। ठीक है, देन अगर हम बात करें ज्वेलरी ब्रांड्स की, तो डोमेस्टिक ज्वेलरी ब्रांड जो सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं वो है तनिष्क, एंड इंटरनेशनल ब्रांड आपका है टिफैनी एंड को। ठीक है, नेक्स्ट वॉच के टर्म में बताने की जरूरत नहीं है, रोलेक्स को ही सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, वहीं पे एसेसरीज के लिए गुची एंड लुइस विटॉन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ सिटीज, तो सबसे ज्यादा कौन सी सिटीज से मिलनरीज आते हैं? तो ये आपका है मुंबई, जिसे मिलनरी कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विद 1.42 लाख मिलनरी हाउस होल्ड्स। ठीक है, फॉलोड बाय न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद एंड कोलकाता। फाइन। हुरन रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसे 2012 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके करंट CEO हैं रूपर्ट हॉगीवर्फ एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन UK में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सरसाइज मैत्री इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो एक्सरसाइज मैत्री जो है ये इंडिया और आपका थाईलैंड के बीच में हुआ है। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। ये आपकी स्टार्ट हुई है इंडिया और थाईलैंड के बीच में और 14 सितंबर तक ये आपकी चलेगी। ठीक है, कहाँ पे हो रही है? उमराव मेघालय में आपकी हो रही है एंड इट इज द 14th एडिशन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी हैं जिनको 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनाया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो टीसीए कल्याणी जो है, इनको नया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनाया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है एसएस दुबे को। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1975 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसीव द टाइप सर्टिफिकेशन फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन फॉर इट्स अर्जुना ड्रोन? तो देखो, टाइप सर्टिफिकेशन क्या होता है? एक तरह से ऑफिशियल अप्रूवल होता है आपका डीजीसीए का, कि ये बेसिकली मतलब एक तरह से ये आपका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है कि जो अर्जुना ड्रोन है ये पूरे जो स्टैंडर्ड्स होता है उनको फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब ये अर्जुना ड्रोन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है? तो इट इज प्राइमा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। प्राइमा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन का अर्जुना ड्रोन को टाइप सर्टिफिकेशन डीजीसीए से मिला है। क्लियर है? अब अर्जुना ड्रोन जो है ये क्रॉप स्प्रेइंग और प्रिसीजन फार्मिंग के लिए यूज किया जा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच फिनटेक कंपनी डिड द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन साइन अ एमओयू विद to enable secure and efficient cross border payment for Indian exporter? तो इनमें से कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसके बेसिकली जिसके साथ FIEO ने अग्रीमेंट साइन किया है ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है इंडियन एक्सपोर्टर्स की वो सिक्योर हो सके, वो एफिशिएंट हो सके, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्रिस्क-पे। ओके, दिस इज द फिनटेक कंपनी। अब सिग्नेटरीज की बात करें तो आपका जो FIEO के DG एंड CEO हैं अजय सहाय, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था विद द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ अ ब्रिस्क-पे जिनका नाम है इंदुनाथ चौधरी, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये आपके अग्रीमेंट साइन हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोर्टल लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अमंग द बायर्स इन अ रियल एस्टेट सेक्टर। तो इन्होंने रिसेंटली रेयर नाम का जो है, रीरा नाम का जो पोर्टल है वो लॉन्च किया था, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। इन्होंने लॉन्च किया है यूनिफाइड रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 पोर्टल, जो आपका 5th मीटिंग में इन्होंने लॉन्च किया था सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की, जो न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI हैज अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ रियलाइजेशन इन CTS, that is check truncation system. Under the new CTS clearing process, what is the time window for Droi Bank to confirm check status? तो इस न्यूज़ को पहले डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली है क्या, RBI ने एक कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करने की बात की है, जो आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है। देखो, बेसिकली चेक जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने चेक दिया है, ठीक है, जैसे 10 लाख का चेक आपको मिला है, आप क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे, बैंक उस चेक को डिजिटलाइज फॉर्म में ड्रॉई बैंक के पास भेजेगा, ठीक है। जब क्लियरेंस आएगा उसके बाद जाके आपका अमाउंट जो है वो आपको मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 दिन लगभग लग जाते हैं चेक को जो है क्लियर होने में। तो ये चीज अब रियल टाइम बेसिस पे हो, इस चीज के लिए इंट्रोड्यूस करने वाली है RBI ने, क्या बोला है, वो इंट्रोड्यूस करेंगे कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन CTS, ठीक है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसके बारे में डिटेल में देख। सो रिसेंटली RBI ने लॉन्च किया है एक सर्कुलर इंट्रोड्यूस करने के लिए कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक जो है वो रियल टाइम बेसिस पे आपके क्लियर हो जाए, इस वजह से ये इंट्रोडक्शन किया जा रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक टर्म आई है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है, कब लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, देखते हैं, ठीक है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2008 में लाया गया था और 2010 में पूरे इंडिया में ये आपका लागू हो गया था, ठीक है। अब ये है क्या, ये सिस्टम जो है, आपके जो चेक आते हैं ना, ठीक है, जैसे मैं एक चेक लिख के गई 10 लाख का, किसी ने मुझे 10 लाख का चेक दिया था, वो मैं क्लियरेंस के लिए गई अपने SBI में, ठीक है। मैंने क्या किया, वो चेक दिया। अब चेक ट्रंकेशन सिस्टम के थ्रू मेरे चेक की डिजिटल कॉपी जो है वो जिस बैंक का चेक होगा उस पर भेजी जाएगी फॉर क्लियरेंस। तो ये आपका है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, कि डिजिटल वे में आपका चेक जो है ड्रॉई बैंक के पास भेजा जा रहा है कि भाई अमाउंट के लिए, राइट, क्लियरेंस के लिए बेसिकली, ठीक है। इससे पहले फिजिकल फॉर्म में चेक्स जो है वो भेजे जाते थे। 2008 में चेक ट्रंकेशन सिस्टम के थ्रू डिजिटल वे में ये चीज़ होने लगी, ठीक है। अब यहाँ पे
डिजिटल वे में हो रहा था, बट 2+1 डे यहाँ पे लग रहे थे, मतलब 2 दिन यहाँ पे जो है इस क्लियरेंस में लग रहा था। अब आजकल का ज़माना तेज़ हो गया है, तो आरबीआई चाहता है कि हमारी जो ये सिस्टम है चेक क्लियर करने का वो भी तेज़ हो जाए। ठीक है, तो अब नए सिस्टम के थ्रू हमारे जो चेक हैं वो विद इन अ फ्यू आवर्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, ऐसा आरबीआई ने यहाँ पे मेंशन किया है। अब जो आपका बैंक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 यहाँ पे बैंक हैं, ठीक है, एक बैंक है एसबीआई जिसके पास मैं चेक लेके गई, दूसरा बैंक है एचडीएफसी जिसका चेक था। ठीक है, तो यहाँ पे एसबीआई जो है इसके पास प्रेजेंटेशन टाइम कितना है, 10 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक इसके पास टाइम है कि ये चेक जो है वो भेज सकता है। ठीक है, और ड्रॉई बैंक आपका है एचडीएफसी जिसके पास टाइम है कि ये कंफर्म करेगा कि भाई मतलब चेक एक तरह से क्लियर करेगा कि 10 मतलब ये अपना रिस्पॉन्स बेसिकली देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कंफर्मेशन होगी ये 10 से 7 बजे तक देगा। तो इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, टाइमिंग पे बेस्ड, ये क्लियर है। और ये भी हो सकता है कि भाई पहले जो मतलब चेक ट्रांकेशन सिस्टम है, ठीक है, तो ये इसमें कितने वर्किंग डेज आपके लगते हैं, तो इस पे बेस भी क्वेश्चन बन सकता है। ये दोनों चीज़ क्लियर हुई। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन है, अब जो इम्प्लीमेंटेशन है आपके कंटिन्यूस प्रोसेस वाले का, ठीक है, ये 2 फेजेस में किया जाएगा। पहला फेज जो है ये 4 अक्टूबर से आपका इफेक्ट में आएगा, जहां पे ड्रॉई बैंक जो है उनको कंफर्म करना होगा चेक 7 PM तक ऑन दी सेम डे। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि विद इन जिस दिन चेक जो है जैसे एसबीआई द्वारा जो चेक भेजा गया है उसी दिन वो कंफर्मेशन दे। अगर वो कंफर्मेशन नहीं देते हैं देन उसको हम जो है अप्रूव्ड मान लेंगे कि हम सेटलमेंट के लिए वो चेक जो है अप्रूव हो चुका है। ठीक है, ऐसा माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका फेज 2, ये आपका 3 जनवरी 2026 से इफेक्ट में आएगा। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ड्रॉई बैंक है उसको कंफर्म करना होगा विद इन 3 आवर। जैसे अगर मैंने जो है 10 बजे मतलब एसबीआई बैंक ने 10 बजे एचडीएफसी को कंफर्मेशन के लिए चेक भेजा है तो विद इन 3 आवर्स उनको जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स देना होगा। ठीक है, ये सेकेंड फेज की बात की जा रही है। तो 2 फेज में इम्प्लीमेंटेशन होगा, पहला आपका है अक्टूबर से, दूसरा है जनवरी से। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपकी क्लियर हुई। तो इस 2 इम्प्लीमेंटेशन आपके रहेंगे। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे आरबीआई ने क्या मेंशन किया है, आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेटलमेंट जो प्रेजेंटिंग डे है, ठीक है, प्रेजेंटिंग बैंक जो आपका है जिसे मैं एसबीआई बोल रही थी, इज रिक्वायर्ड टू रिलीज फंड्स टू देयर कस्टमर इमीडिएटली विद इन अ आवर। जैसे ही उनको जो है कंप्लीशन हो जाता है सेटलमेंट प्रोसेस, आफ्टर दैट एसबीआई को मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे विद इन योर 1 आवर। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था, आरबीआई ने अनाउंस किया है नया कंटिन्यूस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन realization in CTS. Under the new CTS clearing process, what is the time window for the Droi Bank to confirm check status? तो इन्हें कंफर्म करना होगा चेक स्टेटस 10 से 7 बजे तक। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज योर ऑप्शन नंबर सी। Next is the Advanced Technology Lithium Ion Battery Manufacturing Plant by TDK Corporation inaugurated by Union Minister Ashwini Vaishnav is situated in which of the following places? तो recently अभी lithium ion battery manufacturing plant by TDK Corporation ये आपका इनॉग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने हरियाणा में, हरियाणा के सोहाना जो है वहां पे ये आपका इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, एक तो हमारी जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, इंपोर्ट की, वो कम हो जाएगी लिथियम आयन की। ठीक है, दूसरा हमारे ही इंडिया में जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी। ठीक है, अब जो ये फैसिलिटी है ये सेटअप की गई है 3000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से अंडर दी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, एंड इसकी एनुअल कैपेसिटी आपकी 20 करोड़ लिथियम आयन बैटरी पैक्स की रहेगी। ठीक है, next is India recently joined which global network aimed at enhancing governance and regulation of artificial intelligence in a health sector? तो इंडिया ने recently ज्वाइन किया है आपका हेल्थ AI GRN। किसे ज्वाइन किया है, हेल्थ AI GRN को, विच इज हेल्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क। ठीक है, इसको इन्होंने यहाँ पे इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है और इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन डिजिटल हेल्थ एंड डेटा साइंस अलॉन्ग विद इंडिया AI। ठीक है, एंड इन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है GRN मेंबर्स के साथ, जैसे UK और सिंगापुर के साथ, फॉर
अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड सेफ्टी मैकेनिज्म। ओके, अब यहाँ पे हेल्थ AIGRN की हम बात कर रहे थे, तो ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है हेल्थ AI का, जो ग्लोबल रेगुलेटर एंड एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनको कनेक्ट करता है इंश्योर करने के लिए सेफ, एथिकल और इफेक्टिव AI को इन अ हेल्थ केयर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें हेल्थ AI की, तो इसके करंट CEO है रिकार्डो बैप्टिस्टा। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसे 2023 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट्स रिसीव द बेस्ट स्टेट अवार्ड अंडर दी मेरा रेशम मेरा अभिमान प्रोग्राम बाय द सेंट्रल सिल्क बोर्ड, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता है, राइट। सो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसे बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है अंडर मेरा रेशम मेरा अभिमान प्रोग्राम? सो इट इज योर आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को ये अवार्ड मिला है एंड दिस अवार्ड इज गिवन टू आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट for the recognition of creating awareness among the silk farmers and reelers and for implementing development programs for silk sector। ठीक है, अब सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बात करें तो इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था by an act of parliament and its headquarter is located in the Bangalore, कर्नाटका। ओके, नाउ आपका जो अवार्ड है इट वाज गिवन ड्यूरिंग दी 76 सेंट्रल सिल्क बोर्ड फाउंडेशन डे, जो बेंगलुरु कर्नाटका में आपका जो है हेल्ड हुआ था। इसी के साथ नोट करना है, जो आंध्र प्रदेश की सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसको बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड मिला था ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे 2025 सेलिब्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी साइन एन MOU विद द सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड गुजरात मैरिटाइम बोर्ड टू एक्सप्लोर एंड सपोर्ट शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने MOU साइन किया है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एंड गुजरात मैरिटाइम बोर्ड के साथ? ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को। तो इट इज योर स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इट इज योर स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट। अब जो MOU है ये साइन किया गया है, जिसका मतलब कॉस्ट क्या है आपका 4250 करोड़ का। ठीक है, जिसमें 3 प्रोजेक्ट आपके शामिल हैं। एक है 3500 करोड़ का मॉडर्नाइजेशन ऑफ शिपयार्ड के लिए, दूसरा है स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसमें 200 करोड़ का आपका जो है कॉस्ट है, एंड तीसरा है 550 करोड़ का फॉर डेवलपिंग मैरिटाइम क्लस्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट साइन अ MOU विद वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर टू फोस्टर एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन? तो रिसेंटली IIT कानपुर जो आपकी है, इसने MOU साइन किया है वियतनाम की नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, एकेडमिक कोलैबोरेशन के लिए एंड रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए, राइट। तो की एरियाज यहाँ पे क्या रहेंगे, जो फोकस एरियाज रहेंगे वो है AI फॉर हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, मटीरियल साइंस, इनोवेशन एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। एंड प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आउट ऑफ 100 आपका कितना स्कोर आया है। ओके